हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का एमसीक्यू, जो दो बुक है इंग्लिश का। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पहला बुक का नाम है फ्लेमिंगो, ठीक है दोस्तों, और दूसरा का नाम है विस्टास, ठीक है। विस्टास है, दोनों बुक से हम लोग दो वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक का हम लोग टोटल एमसीक्यू करने वाले दोस्तों, और ये क्लास 12 के लिए है। ऑलरेडी ये आर्ट्स का एग्जाम हो चुका है, ठीक है दोस्तों, और साइंस और कॉमर्स के लिए बच गया है, तो उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक बार ये वीडियो देखने से ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उससे भी पहले दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना प्यार दे रहे हैं, अपने शेयर कर रहे हैं। इसी तरह इस चैनल को शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लास है दोस्तों, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश का कोर सब्जेक्ट, ठीक है, फ्लेमिंगो बुक से। और आज हम लोग करेंगे दोस्तों मल्टी चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं, और ये पर टॉपिक पर चैप्टर से मैंने 5-5 क्वेश्चन दिया है। हालांकि 13 टोटल इसमें 13 चैप्टर है 13 चैप्टर है, और मैंने सबसे 5 क्वेश्चन लिए हैं, तो करीब 65 क्वेश्चन इसमें है दोस्तों। ट्राई करूंगा कि सभी एक्सप्लेन कर दूं। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आपके कमेंट को आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है वो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि What was the French during the most that morning? मतलब daring का मतलब क्या होता है? डरने युक्त। उस दिन उस लोग के लिए daring मतलब बहुत ज़्यादा डरने वाला क्या बात हो गया था उस मॉर्निंग में, जिस मॉर्निंग पे वो फ्रेंच नाम का लड़का उठा था। ये किस चैप्टर का दोस्तों? द लास्ट लेसन। और मैंने ब्रैकेट में उसके ऑथर के नाम भी लिख दिए दोस्तों। इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसपे लेसन का नाम और ऑथर का नाम दोनों दिया रहेगा। उससे पूरा एक चार्ट बना के रेडी करके लाऊंगा आप लोग के लिए, वो हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा उससे अभी जो जैसे इस वीडियो में पढ़ रहे थे उससे भी आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा कि उस मॉर्निंग में ऐसा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, बहुत ज़्यादा डरने वाला था। तो फेसिंग द टीचर, टीचर को फेस करना। लर्निंग पार्टिसिपल, यहाँ जो वर्ड है दोस्तों पार्टिसिपल का मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग होता है ग्रामर, ठीक है, ग्रामर। ये किस चैप्टर का है? द लास्ट लेसन। पहला ही चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन है तो आपका कंप्लीटिंग वो होमवर्क, और चौथा ऑप्शन है गोइंग टू स्कूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लर्निंग पार्टिसिपल। क्यों? जैसे आप कहानी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें बताया गया है कि फ्रेंच को उसके जो टीचर रहते हैं हेमल, उनको याद करने के लिए देते हैं पार्टिसिपल, ठीक है दोस्तों। कहानी पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। इसी चैप्टर से जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द टीचर इन द लास्ट Who was the teacher in the last lesson? लास्ट लेसन में टीचर कौन था? एम हेमल। अभी जैसे मैंने दोस्तों बता दिया था कि एम हेमल, मिस्टर स्मिथ, फ्रेंच या पार्कर। तो इसमें जो दोस्तों आपका ये था, कौन था? एम हेमल टीचर थे। ये किसके टीचर थे दोस्तों? लैंग्वेज के टीचर थे, ठीक है। चलिए, थर्ड वन क्वेश्चन है, वाई वॉज एम हेमल वेयरिंग द स्पेशल ड्रेस? स्पेशल ड्रेस उस दिन एम हेमल ने क्यों पहना हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले जब एम हेमल स्पेशल ड्रेस पहन के स्कूल में आते थे तो उसके पीछे दो ही रीजन होता था। या तो बाहर के स्कूल से इन्फेक्शन आया होता है, इन्फेक्शन मतलब चेकिंग, उस टाइम ये स्पेशल ड्रेस पहनते थे। ये अवार्ड बांटने के लिए स्पेशल ड्रेस पहनते थे एम हेमल जो टीचर थे। बट उस दिन जो था वो इसलिए स्पेशल ड्रेस पहन के आए थे क्योंकि उस दिन क्या था? उस दिन उनका लास्ट क्लास था, उस दिन उनका लास्ट लेसन था, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है, वो रिलेटेड ही है, लेकिन बट ये इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ मैंने आंसर आपको दे दिया है। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम द बर्लिन? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? तो जैसा कि दोस्तों इस कहानी में आप लोगों को पता होगा कि बर्लिन क्या है, एक तरह का बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस की पढ़ाई नहीं होगा। किसकी पढ़ाई होगी? जर्मनी की पढ़ाई होगी। अब जर्मनी लैंग्वेज यहाँ पढ़ाया जाएगा। ये ऑर्डर आया था दोस्तों, ठीक है। ये ऑर्डर आया था, और वो क्योंकि फ्रांस जो था, फ्रेंच भाषा के टीचर थे कौन? मिस्टर एम हेमल थे। तो अब वो
एमेबल फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। अब फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं होगा क्योंकि कल से जर्मनी पढ़ाई होने वाला है, इसीलिए ये क्या कर दिया गया था दोस्तों, तो इसको क्या कर दिया गया था, इसको कर दिया गया था बैंड, क्योंकि आप अब तो पढ़ाई होने वाला है नहीं, फ्रेंच तो पढ़ाई होगा नहीं, तो क्या पढ़ाई होगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाई होगा तो क्या पढ़ाई होगा, जर्मनी पढ़ाई होगा। अब जर्मनी पढ़ाई जब होगा तो फ्रेंच वाला का क्या काम, कोई काम नहीं। तो ये वाला था उस दिन का लास्ट लेसन। तो क्या था, टू टीच ओनली द जर्मन एल्साक द लॉरेंस। ठीक है, तो अल्साक एक सिटी है और लॉरेन एक सिटी है, उस दोनों सिटी में अब क्या पढ़ाई होगा, ओनली जर्मन पढ़ाई होगा, जर्मनी की भाषा पढ़ाई होगी। ठीक है, ये था। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, वो चैप्टर ये है कि व्हाट द फ्रेंच डिड रियलाइज अबाउट द बुक्स ऑन दैट डे। वो उस दिन क्या रियलाइज किया, हिज बुक दैट डे, मतलब जो लास्ट डे था मिस्टर फ्रेंच का, मिस्टर एम हेमल का, उस दिन से ये क्या डिसाइड किया, मतलब क्या उसको रियलाइज हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, जो फ्रेंच नाम का लड़का था वो कब उनका टीचर से नहीं बनता था, उसके टीचर का क्या नाम है, मिस्टर एम हेमल। ठीक है, एम हेमल। ठीक है, एम हेमल नाम है उनके टीचर का। ये दोनों का बीच में नहीं बनता है। अब नहीं बनता है तो ये क्या करता था कि हर बार टाल देता था कि कल याद कर लेंगे। कोई भी टीचर कुछ भी याद करने देता था तो ये बोल देता था कि कल याद करेंगे। ठीक है, लेकिन जब लास्ट दिन वो गया, उसको पता नहीं था कि आज हमारे टीचर का लास्ट दिन है। जैसे उसको ये बात पता चलता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा फील करने लगा कि अरे ये जो मेरा भाषा था वो कितना प्रीसियस था, हम चाहे तो सीख नहीं पाए, चाहते तो सीख सकते थे बट हमेशा हम टालते रहे। तो उस टाइम उसको ना रियलाइज जो हुआ, वो फील कैसा फील हुआ, वो प्रीसियस का फील हुआ। सो दे वेर प्रीसियस, बहुत ज़्यादा प्रीसियस फील हुआ था उस ऑन दैट डे। ठीक है, याद रखिएगा, वो इससे पहले कभी भी ना सुनता नहीं था अच्छा से, पढ़ाई जब सर पढ़ाते थे कभी सुनता नहीं था इसलिए, लेकिन जब उस दिन लास्ट उसको जैसे पता चला तो वो हर एक बात को अपने टीचर का सुन रहा था और उसको बहुत अच्छा से समझ में भी आ रहा था। तो इस बात का कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज था कि काश हम इससे पहले यदि अच्छा से सुन लेते तो हमको और अच्छा आता है इस बात पढ़ने। तो ये वो 5 क्वेश्चन है दोस्तों जो चांसेस क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। नाउ द सेकंड चैप्टर, द लॉस्ट स्प्रिंग। याद रखिएगा दोस्तों, ये स्प्रिंग वर्ड का कभी कभी मीनिंग पूछ देता है और स्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्डहुड, बचपन। ठीक है, इसमें जो सारा जो कहानी बताया गया है वो बचपन से रिलेटेड बताया गया है। यानी ये जो लॉस्ट का बात किया गया, लॉस्ट मतलब क्या होता है, खोना, और बच्चों का कैसे बचपन खो जाता है इसके बारे में इस पूरा कहानी में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। सेंट्रल थीम, इस कहानी में बताने का मेन जो थीम है, थीम मतलब जो इसमें जो मॉरल जो वैल्यू दिया गया है वो क्या है। तो चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। रिच कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चर के बारे में बताया गया है। सक्सेस स्टोरी ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया गया है। यह इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बताया गया है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मतलब वातावरण जागरूकता के बारे में बताया गया है, बिल्कुल नहीं। ये जो है दोस्तों, ये चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ चाइल्ड जो लेबरिंग करता है तो कैसे वो अपने बच्चे को जो, देखिए एक बच्चा क्या होता है कि बचपन में सबसे प्रीशियस टाइम होता है उसका। ठीक है, लेकिन उस टाइम वो क्या करता है, लेबरिंग में खट देता, तो कहीं ना कहीं वो बचपन दोबारा आता नहीं है, तो प्रीशियस है वो बचपन। तो कहीं ना कहीं ये कहानी को जो ऑथर है एनी जंग, वो लिखती हैं, बोलती हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग मतलब बच्चों का जो बचपना वो खो गया, उसको एक खोया हुआ स्प्रिंग के नाम से डिनोट करती है। सो आंसर इज द चाइल्ड, द आंसर इज, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। यहाँ मैंने टिक मारने के लिए ऑप्शन दे दिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये मैंने दे दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, चलिए एक बार दिखा देता हूँ। ये इतना जो ग्रीन कलर का जो भी दिखेगा दोस्तों, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वे फिर बोला गया है what work did the साहेब do before the rag picking। रैग मतलब क्या होता है दोस्तों, कचड़ा होता है। पिकिंग का मतलब होता है उठाना। तो ये इस पे जो 2 कहानी दिया गया है दोस्तों, ठीक है, 2 कहानी दिया गया है। दोनों कहानी के जो राइटर है वो एनी जंग ही है। पहला कहानी में एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम आता है साहिब आलम, यानी साहेब नाम रहता है, और दूसरा कहानी का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, उसका नाम है मुकेश।
ठीक है। ये साहिब आलम क्या होता है, कचड़पट्टी में रहता है। असल में ये लोग कहाँ का होता है साहिब आलम। कहानी में थोड़ा सा विस्तार बताऊंगा दोस्तों, तो अब आपको कहानी समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ, व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। याद रखना है, क्या याद रखेंगे कि जो मुकेश है, सॉरी मुकेश बोल रहे, जो साहिब आलम है, साहिब आलम के बारे में एक बात याद रखेंगे, वो कहाँ का था, तो ढाका का था। कहाँ का था, ढाका। अब ये ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। ठीक है, कहाँ है, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में है। और कुछ खास बात जान लीजिए, ये लोग बांग्लादेश को छोड़ के कहाँ आ गया, सीमापुरी आ गया। अब ये सीमापुरी कहाँ है, सीमापुरी आपका है साउथ दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है, साउथ दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, ये लोग यहाँ क्यों आ गया भाई, ढाका से सीमापुरी क्यों आ गया, तो इसके पीछे का रीज़न है कि ये लोग का आने के पीछे बस एक रीज़न था कि ढाका में क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्या आता था, बाढ़ आता था। क्या आता था, फ्लड आता था, बहुत ज़्यादा फ्लड आता था, जिसके कारण इन लोग को वहाँ रहने का जो जगह था वो बह गया, और खाने की जगह नहीं मिलता था, मतलब रहने खाने का जगह नहीं था। ठीक है, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता, तो वो लोग दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में ही आके बच जाता है। और यहाँ पर क्या काम करता है ये लोग, रैग पिकिंग। पूरा साहिब आलम का फैमिली जो है रैग पिकिंग करता है। ठीक है, बाद में ये फिर थोड़ा बड़ा होता है तो जाके एक टी स्टॉल में काम करता है और वहाँ उसको 800 रुपये महीना मिलता है। ये कहानी हो गया दोस्तों आपका साहिब आलम का। और मुकेश का क्या होता है कि मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। अब आपको पता होना चाहिए कि फिरोजाबाद आज भी किस लिए फेमस है, फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स बनाने के लिए, यानी चूड़ी बनाने के लिए। ठीक है, पूरा फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स बनाने के लिए। और मुकेश जो है उसका पूरा फैमिली बैंगल्स मेकर था, यानी बैंगल बनाने वाला फैमिली था। बट मुकेश का सपना था कि वो एक क्या बने, मोटर ड्राइवर बने, यानी मोटर कार चलाने वाला या मोटर ड्राइवर बने। ठीक है, इस तरह से मुकेश का अपना फैमिली से अलग सपना रहता है और वो पूरा करने का कोशिश करता है। ऑथर दोनों से मिलती है पर्सनली और उसके घर के कंडीशन को समझने का कोशिश करती है। बस यही दो कहानी है, ज़्यादातर और ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा ऑलरेडी वीडियो हो रहा है। अभी मैंने 7 ही क्वेश्चन डिस्कस किया, ऑलरेडी 12 मिनट से पार हो चुका है। सो सेकंड क्वेश्चन, ये फटाफट अब क्वेश्चन को ही डायरेक्ट पढ़ते चलते हैं। चलिए, what work did the साहिब do before the red picking? रेड पिकिंग पहले साहिब क्या करता था? he went to school, he worked for the tea stall, he helped the father farming, he did not work। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, साहिब जो था what work do before the red picking, he went to school। असल में ये आंसर जो है दोस्तों, he went to school, ये आंसर असल में ये सही है। बट एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा आप स्टोरी को, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये क्या होता था कि साहिब आलम उससे पहले कुछ नहीं करता था। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, डिड नॉट वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द साहिब ओरिजिनली फ्रॉम, कहाँ से था, ओरिजिनली वो लोग कहाँ से था, तो अभी मैंने बता दिया दोस्तों, बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से या उड़ीसा से। ये आंसर चारों गलत है दोस्तों। ये लोग कहाँ से था, बांग्लादेश से था। ठीक है, बांग्लादेश से था, बांग्लादेश से। इसका ऑप्शन आप लोग ये लिख लीजिएगा, ये चारों गलत है। बांग्लादेश से था या दूसरा ऑप्शन इसका याद रखिएगा, ढाका से था। ढाका कहाँ, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, ढाका से था। ये चारों ऑप्शन गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पूछा गया है, वाई डिड द मुकेश रिफ्यूज टू वर्क इन द बेंगल इंडस्ट्री। और मुकेश अपना बेंगल इंडस्ट्री में या काम करना, बेंगल मतलब चूड़ी में, चूड़ी फैक्ट्री में काम करना क्यों बंद कर दिया। ही वांटेड टू रिच, वो रिच बनना चाहता था। ही हेटेड बेंगल्स, वो बेंगल पसंद नहीं करता था। ही वांटेड टू अ मोटर्स मैकेनिक, ठीक है, और ही वांटेड टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया दोस्तों कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो आंसर इज he wanted to be a motor mechanic। now next question is, what do the children in सीमापुरी, सीमापुरी बताया दोस्तों कहाँ है, सीमापुरी mainly do the for सर्वाइवल करने के लिए, जीने के लिए क्या करते हैं सीमापुरी के लोग, तो क्या करते हैं, सेलिंग न्यूज़पेपर, गलत आंसर, सेलिंग न्यूज़पेपर, वर्क इन द फैक्ट्री, रैग पिकिंग और बेगिंग, तो क्या करते हैं, रैग पिकिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, द थर्ड चैप्टर, देखिए 10 ऑलरेडी हो चुका है 2 चैप्टर का। थर्ड जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है डीप वाटर। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, डीप वाटर नाम है। ठीक,
क्या नाम है दोस्तों, डीप वाटर। अब डीप वाटर का मतलब आप समझ रहे हैं, डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। इस कहानी में एक ऑथर को जो विलियम्स ओ डगलस है, विलियम ओ डगलस इसके जो क्या है, ऑथर है, ठीक है। विलियम ओ डगलस क्या है, इसके ऑथर है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, विलियम ओ डगलस का ही बायोग्राफी है, उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। और विलियम ओ डगलस को बचपन में पानी से इतना डर लगता था कि वो पानी को बहुत कम इस्तेमाल करते थे। पानी में बहता हुआ पानी, जो नदी का पानी होता था, उसमें बहुत उनको जाना मतलब पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। और कैसे वो डरपोक इंसान, पानी से डरने वाला डरपोक इंसान एक टाइम में बहुत बड़े तैरा, वर्ल्ड के सबसे डेंजर जो नदी है उसमें तैरने के सक्षम बन गए, कैसे बने, इस कहानी में बताया गया। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है दोस्तों, बट अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप जाके यूट्यूब में जाके इसके कहानी को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डीप वाटर कौन लिखा है, विलियम डगलस, इनका पूरा नाम है विलियम ओ डगलस, ठीक है। चलिए अब बोलता है व्हाट फियर डिड द डगलस डेवलप इन द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में डगलस को किस तरह का प्रॉब्लम होता था, तो क्या था, फियर ऑफ फायर, क्या फियर ऑफ फायर, एक मिनट दोस्तों, फियर ऑफ फायर, सेकंड इज द फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर और फियर ऑफ डार्कनेस। तो अभी मैंने बताया दोस्तों उनको क्या, किससे डर लगता था, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका फायर, फियर ऑफ वाटर। फियर मतलब होता है डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड डगलस, वेयर डिड डगलस नियरली ड्रॉन मतलब कहाँ डूब रहे थे वो, ठीक है, वो कहाँ डूब रहे थे जो इनको इतना डर लगने लगा। तो ये कहाँ डूब रहे थे दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिवर, सेकंड ऑप्शन दिया लेक, थर्ड इज वो स्विमिंग पूल और सी। तो दोस्तों जो मेन आंसर है वो है स्विमिंग पूल, ठीक है। कौन सा आंसर दोस्तों, स्विमिंग पूल आंसर है इनका, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्विमिंग पूल में वो डूब रहे थे। चलिए नेक्स्ट है हाउ डिड द डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर। ओवरकम का मतलब होता है निकलना, अपने डर से कैसे ओवरकम किए, निकले कैसे। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, बाय अवॉइडिंग द वाटर, वाटर को अवॉइड करके निकले, बाय अवॉइडिंग द वाटर, सेकंड ऑप्शन है बाय टेकिंग द स्विमिंग लेसन, थर्ड ऑप्शन है बाय रनिंग अवे मतलब दूर भाग के, बाय कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से बातचीत करके एडवाइस लेके। गलत, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें बाय टेकिंग द स्विमिंग लेसन। इसका जो सर करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, ठीक है, उसका आंसर क्या है आपका बी है आंसर। क्या वो करते हैं, वो पूरा स्विमिंग का ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं एंड फाइनली ही बिकम अ ग्रेट स्विमर, ठीक है। एंड 14th क्वेश्चन इज हु पुशेस डगलस इनटू द पूल। कौन डगलस को पूल में फेंका, फेंकने का मतलब पुशेस मतलब धकेलना, तो कौन धकला, तो याद रखिएगा दोस्तों उसके फ्रेंड ने धकला, ए बुली, कोच, अ टीचर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब बुली दिया है, अच्छा एक बुली ने, या फिर याद रखिएगा एक यंग मैन ने उसको धकला था, ठीक है, बुली किया था, बुली करते हुए, बुली करना मतलब किसी को छेड़ते हुए फेंक दिया था, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा कि मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल के किनारे कोई बैठा है, ऐसे करके पैर झुका के, ऐसे करके पैर झुका के बैठा है पानी में पैर करके। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसे ऐसे साइड से बता दे रहा हूँ, ऐसा करके कोई आदमी स्विमिंग पूल में ऐसा करके बैठा है अगर, एक मिनट इसको थोड़ा और क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है, उस शेप का भी नाम याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा करके बैठा हुआ है, ऐसा करके कोई व्यक्ति है, ऐसा पैर रख के कोई बैठा हुआ पानी में। इस शेप को दोस्तों कौन सा शेप बोलते हैं, इस शेप का नाम भी है, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं डक शेप। क्या बोलते हैं, डक शेप, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए पूछ दिया तो याद रखना कि क्योंकि डगलस जो थे इस टाइप में बैठे थे और इसी पोजीशन में उठा के वो यंग लड़का उनको स्विमिंग पूल में फेंक देता है, तो ये डक शेप में थे, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है। तो ये बुली हो जाएगा, और यंग मैन अगर दिया होगा तो यंग मैन भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फियर ऑफ वाटर टीच डगलस। पानी का डर
पानी का जो डर है वो डगलस को क्या सिखाता है, क्या टीच करता है, क्या उसको ऐसा मोटिवेट कर देता है, उससे क्या हो जाता है, उससे उस चीज़ का डर से। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है टू स्टे अवे फ्रॉम द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल से दूर रहने का ये प्रेरणा मिलता है। दैट फियर द मीन टू बी कॉन्क्योर्ड, उसके जो डर था उसको कॉन्क्योर करने का उनको आइडिया मिलता है। कॉन्क्योर मतलब ठीक करना। दैट ही शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन, उसके बाद वो किसी से ट्रस्ट नहीं करने लगा, विश्वास नहीं करने लगा। दैट स्विमिंग इन डेंजर, और वो मान लिया कि स्विमिंग डेंजर है। ये 4 ऑप्शन है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, स्विमिंग सीखेंगे, अपने डर को तोड़ेंगे बस। और उसके लिए उन्होंने ट्रेनर को हायर किया, सेल्फ बहुत बार प्रैक्टिस किया, एंड फाइनली ही कनकोर्ड द हिज फियर। ठीक है, अपने फियर को उन्होंने कनकोड किया। इसी तरह दोस्तों आप भी सीख सकते हैं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट डर लगता है तो आप उससे भागिएगा तो ऑब्वियसली नहीं वो सब्जेक्ट होगा। उसको अगर डर को तोड़ना है तो फिर उससे लड़ना पड़ेगा। सिंपल, 1 बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, 3 बार नहीं बना, छोड़ दीजिए 10-10 मिनट के लिए, फिर बनाइए थोड़ा देर के लिए, फिर बैठिए। उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आते रहेगा आपके अंदर। प्रैक्टिस आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड कर देगा। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी नंबर। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। आर रैट ये तो सबको पता है, रैट मतलब होता है चूहा, और ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो चूहेदानी या जाल, उसके बारे में पूरा बात करता है। और चैप्टर का नाम रैट ट्रैप क्यों पड़ा ये भी समझिएगा, कहानी में बहुत अच्छे से इसको भी डिस्कस किया है। इसके राइटर कौन है, सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष। ठीक है, डेप्थ स्टडी विद आशीष आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा। हमारे जो चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ लगा हुआ है, आप जाइएगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, लिखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप समझने का कोशिश कीजिए। कहानी यूट्यूब से देख सकते हैं तो कहानी यूट्यूब देखिए फास्ट फॉरवर्ड करके, और फिर एमसीक्यू लगाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। और ये दोस्तों मैंने तो फ्लेमिंगो का लाया है। ठीक है, फ्लेमिंगो का लाया है दोस्तों, और कल आपको मिल जाएगा विस्टास का, या फिर आज शाम में विस्टास का मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं ट्राई करूंगा कि इस दोनों का मिक्स से एक बार क्वेश्चन बनाया जाए, जो करीब 50 या 80 क्वेश्चन हो सकता है। लंबा थोड़ा वीडियो जा सकता है दोस्तों, लेकिन आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्राई करूंगा कि एक 5 मार्क्स का भी वीडियो लेके आ जाऊँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरा साल मेहनत किया है, उसके बावजूद भी ये डर बहुत बच्चे के मन में रहता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो वो एक 5 जो लास्ट के जो क्वेश्चन रहते हैं 43, 44, 45, 46 ऐसा करके रह के 50 साइड 2 तक क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ तक का जो क्वेश्चन है उसमें 5-6 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आते हैं। वैसा क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा जो आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन अब आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है, कौन डोंट किया, ये हम लोग ऑलरेडी इसको ख़त्म कर दिया। अब रेड ट्रैप पे आके हम लोग आए थे। रेड ट्रैप, तो रेड ट्रैप का मतलब क्या होता है, चूहेदानी। इसमें दोस्तों कहानी को डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि एक भिखारी रहता है और वो मानता था कि दुनिया जो है वो एक चूहे की तरह है, और इंसान का जो लालच है वो उस चूहे को दिया गया, उस जैसे चूहे को पकड़ने के लिए हम लोग कुछ खाने का देते हैं, उसका लालच बढ़ाते हैं, और चूहा को क्या पता कि वो तो खाने के लिए आता है, और उसको क्या पता कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है, एक जाल में फंस चुका है, अब वो उससे कभी नहीं निकल सकता है। ठीक उसी तरह ये जो बेगर रहता है, पैडलर रहता है, वो क्या करता है, वो मानता था कि दुनिया जो है वो एक चूहे की तरह है, और उसका लालच वो खाने की तरह है, जो वो खाने के लिए जाता है और इस ट्रैप में फंस जाता है और ज़िंदगी भर उसी में घूमते रहता है। ठीक है, वो ऐसा मानता है, बट फाइनली उसका वो भ्रम टूटता है एंड ही बिकम अ गुड मैन। एक बहुत ही चोरी करने वाला इंसान, लूट के खाने वाला इंसान, या फिर मतलब किसी तरह इसका अपना बेनिफिट हो, पेट भरने के लिए पैसा वो कहीं ना कहीं से कमा लेता था। बट फाइनली इस कहानी के एंड में ये पता चलता है कि ये आदमी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये कहानी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए कहानी को पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड टू अ। ठीक है, क्या है दोस्तों, द पेडलर कंपेयर टू द वर्ल्ड टू अ। पूरा वर्ल्ड को ये किससे कंपेयर करता था, मार्केट से, रेड ट्रैप से, प्रिजनर से, मेज से। 1 मिनट पहले दोस्तों मैंने बताया कि पूरा को कैसे रेड ट्रैप से क्या करता था, कंपेयर करता था।
ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। What did the peddler steal from the old man? एक बूढ़ा आदमी से वो क्या चोरी करता है? तो चोरी करता है दोस्तों वॉच, मनी, क्लॉथ या रेड ट्रैप। तो वो चोरी करता है दोस्तों मनी। ठीक है, वो क्या चोरी करता है? मनी चोरी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मनी। आप पूछ सकता है कि कितना चोरी पैसा किया, तो पैसा जो चोरी किया दोस्तों वो कितना किया? 30 क्रोनर। क्रोनर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, 30 क्रोनर्स, 30 क्रोन वो पैसा चोरी करता है उस ओल्ड मैन से। ये ओल्ड मैन कौन है? तो याद रखिएगा, ये ओल्ड मैन जो है एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी था जो रिटायर हो चुका है। अब वो अपने पास एक गाय रखा है जो दूध देती है और उस दूध को बेच के वो 30 क्रोनर कमाता है। वही 30 क्रोनर ये चोरी करके ले गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछता है कि व्हाट ऑफर द पेडलर शेल्टर ऑन क्रिसमस ईव। सॉरी, हु ऑफर, कौन उसको ऑफर करता है क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस इवनिंग में आने के लिए और वहाँ शेल्टर देने के लिए, रहने के लिए बोलता है। तो वो कौन होता है? द आयरन मास्टर, द क्रॉप्टर, द वेलवेट या इडला विंसन। असल में यहाँ जो राइट आंसर है वो इडला विंसन है, लेकिन अगर पूछेगा कि फर्स्ट उसको कौन ऑफर किया, फर्स्ट या तो हु ऑफर लिखा है ना, तो हु ऑफर में इडला विंसन है, ठीक है, लेकिन उसको पहली बार ऑफर कौन किया, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आयरन मास्टर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वर्ड नहीं दिया है, इसलिए इसका पहला जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये इडला विंसन है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत लोग को हुआ होगा, तो आप समझिएगा जो आयरन मास्टर रहता है इनका पूरा नाम रहता है रामसजी आयरन मास्टर। ये राम जो रहते हैं ये उनकी बेटी है इडला। इडला रहती है, इडला बहुत ही तो सुंदर नहीं थी, बट उसका बात करने का तरीका और बिहेवियर बहुत अच्छा था। ठीक है, तो रामसन ये पैडलर को, भिखारी को अपने यहाँ बुलाता है क्रिसमस के दिन, बट वो मना कर देता है और फिर इडला जाती है और इडला उसको मना के फिर ले आती है। तो कौन ऑफर इसको दिया? असल में इसको ऑफर दिया इडला ऑफर देती है। ठीक है, फर्स्ट कौन ऑफर देता है? तो देते हैं रामसी आयरन मास्टर। ये आप कहानी में पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द पैडलर लीव फॉर द एडला। एडला के लिए पैडलर, पैडलर कौन है? पैडलर का मतलब कौन होता है? पैडलर जो वही जो घूम घूम के कोई चीज़ बेचता है, पैडलर बोलते हैं। जैसे हम लोग के घर द्वार में जो आता है वो खिलौने वाला, बहुत सारा साइकिल में या पैदल, तो वो होता है पैडलर्स। ठीक है, तो ये जो पैडलर है वो इडला के लिए क्या ऐसा छोड़ के गया? हिज रेड ट्रैप, अ लेटर फॉर द स्टोलन मनी, अ न्यू गिफ्ट, थैंक यू नोट्स। तो वो क्या छोड़ के गया था? तो वो छोड़ के गया था एक लेटर और साथ में जो पैसा चोरी किया था 30 क्रोनर वो छोड़ के गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था एडला का बिहेवियर से, एडला की बातों से। क्योंकि जो ये पैडलर था, ये जो अनजान व्यक्ति था, नोबडी लव्स हिम, कोई उससे प्यार नहीं करता था, कोई उसके आसपास नहीं रहता था। तो फैमिली, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, लव ये कुछ जानता नहीं था। बट वो एडला जो थी वो एक उसको बेटी बाप की तरह रखी थी। एक वो जेस्चर दी थी, वो एक लव दी थी कि हाँ ये आदमी है, इसको रखना चाहिए, वो अपना घर में रखेंगे, इसको खाना देंगे विदाउट। अच्छा, ये भी जान गई थी एडला कि एक चोर है, उसके बावजूद भी उसको रहने देती है। ये कहीं ना कहीं उस पैडलर को पूरा चेंज करके रख देता है। वरना इससे पहले जब भी कोई जानता था कि ये चोर है तो सब कोई उसको मारता था। बट एडला इसको क्या करती है कि उसको शेल्टर देती है, उसको खाने का सामान देती है, भरपूर सोने देती है, इसको सेविंग करती है, ड्रेसेस देती है। इस तरह से वो उसका जो जेस्चर रहता है, उसका जो ये बिहेव रहता है, उससे पैडलर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और वो जो पैसा चोरी करके लाया था वो पैसा कहीं ना कहीं वो एक लेटर लिखता है एडला को, और एक जो स्टोलन मनी था उसी लेटर में डाल के छोड़ के वो चला जाता है एडला के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, व्हाट मैसेज डज द रेड ट्रैप कन्वे। इस रेड ट्रैप में ये पूरा चैप्टर में क्या कन्वे करने की कोशिश किया है? काइंडनेस कैन चेंज द पीपल, स्टिल इज नेसेसरी, मतलब दयालुता, दयालु जो है आदमी को चेंज कर सकता है, चोरी करना जरूरी है, वर्ल्ड बहुत निर्दयी है, मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको भी पता हो गया होगा कि अभी क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों काइंडनेस। ठीक है, क्या है दोस्तों? काइंडनेस कैन चेंज द पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये चैप्टर खत्म दोस्तों। रेड ट्रैप से ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिगो। इंडिगो का
आप लोगों ने हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इंडिगो एक चैप्टर है जिसके राइटर है लुईस फिशर। लुईस फिशर एक इंग्लिश राइटर है, ठीक है। ये कहानी पूरा चंपारण के ऊपर है दोस्तों। चंपारण आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, अगर हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, तैयारी करते होंगे या तैयारी भी नहीं करते होंगे, तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो फेमस था डाकू डकैत के लिए। बट अंग्रेज के टाइम जब आया तब वहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा इंडिगो का खेती होता है। इंडिगो क्या है, तो नील का खेती। नील का इस्तेमाल क्या किया जाता है, कलर बनाने के लिए। जो हम लोग के टाइम में पहले दादू लोग नील कलर का इस्तेमाल करते थे, पाउडर में आता था, ये पूरा बिकता था। फिर उसको लिक्विड में बदल के बहुत सारा कंपनी, उजाला नाम से भी फेमस हुआ था ये, और अभी तो थोड़ा बहुत गायब ही हो गया ये सब। तो इंडिगो के बारे में ये पूरा बात है। पूरी तरह से ये एक प्रोटेस्ट है, ठीक है। किसान के ऊपर जो अंग्रेज द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, एक्स्ट्रा टैक्सेस लिए जा रहे थे, उसके बारे में बात किया जाता है। और महात्मा गांधी फिर वहाँ जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और फिर वो पूरा लड़ाई जो है वो फार्मर के साइड होता है, वो फार्मर लोग जीत जाते हैं, ठीक है। इस कहानी को भी बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। ये जो मैं दोस्तों बता रही हूँ, ये ऊपरी ऊपरी है, बस वन लाइन शॉर्ट पे खत्म कर रहा सारा कहानी को, बट आप डिटेल से इसको पढ़िएगा, ठीक है। हु वॉज द लीडर ऑफ इंडिगो फार्मर? इंडिगो फार्मर के लीडर कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू एंड विनोबा भावे। तो अभी मैंने बता दिया दोस्तों, ये कौन है, महात्मा गांधी थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है, वेयर डिड द इंडिगो मूवमेंट टेक प्लेस? इंडिगो मूवमेंट कहाँ लिया गया, मतलब हुआ था? चंपारण में, अहमदाबाद में, सूरत में या बनारस में? बनारसी में। तो ये हुआ था चंपारण में। चंपारण की जगह पर अगर बिहार भी दिया होगा तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है बिहार में अंदर ही है एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम चंपारण है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडिगो फार्मर? इंडिगो फार्मर को क्या प्रॉब्लम आ रहा था, क्या प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ चंपारण में? तो इसका पहला आंसर है दोस्तों हाई टैक्सेस, पहला ऑप्शन। लैंड लॉर्ड फोर्स देम टू ग्रो इंडिगो, जो लैंड लोग थे वो लोग फोर्स करते थे उन लोग को इंडिगो उगाने में। नो रेनफॉल, नो फार्मिंग इक्विपमेंट। तो इसका जो रियल प्रॉब्लम था दोस्तों, वो रियल प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर हाई टैक्सेस तो लगता था, ये तो करेक्ट है, लेकिन हाई टैक्सेस के बाद जो सबसे बहुत बड़ा आंसर बनता है, जो मेन आंसर है, ये दोनों में अगर चुनना रहेगा तो ये दोनों करेक्ट है, बट इस दोनों में हमको सबसे पहले जो दिक्कत था, हाई टैक्सेस लगता था, वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि फार्मर को तुम मन है या नहीं है तुमको देना ही पड़ेगा। बट जो लैंड लॉर्ड होते थे वो लोग फोर्स करते थे इंडिगो का खेती करने के लिए। अब आप एक बात समझ लीजिए, क्या होता था दोस्तों कि मान लीजिए ये खेत है, खेत का 1/4 हिस्से में आपको इंडिगो का क्या करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। बाकी 3/4 आप कुछ भी अपना लगाइए, उसका कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1/4 खेत में क्या करना पड़ेगा, इंडिगो लगाना पड़ेगा। 1/4 में आपको इंडिगो लगाना पड़ेगा। अब जब इंडिगो लगाते हैं तो याद रखिएगा, ये जो ज़मीन है, इतना जो ज़मीन है, वो ज़मीन क्या हो जाता था पूरी तरह से, इतना जो ज़मीन था वो पूरी तरह से बंजर हो जाता था, ठीक है, पूरी तरह से बंजर हो जाता था, वो कोई काम का नहीं। तो इस तरह से क्या होता था कि लैंडलॉर्ड पूरा उन लोगों को फोर्स भी करता था करने के लिए, जिससे कारण उन लोग का धीरे धीरे ज़मीन भी घट रहा था और उन लोग प्रॉब्लम भी हो रहा था, क्योंकि टैक्सेस तो दे ही रहे हैं, उसके बाद भी ज़मीन भी धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि ज़मीन ही पूरा बंजर हो जाएगा, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन लोग को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो लैंडलॉर्ड फोर्सेस, ठीक है, लैंडलॉर्ड उन लोगों को क्या करते थे, फोर्स करते थे क्या करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए 24 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू सपोर्ट द गांधी इन चंपारण? पहला लीडर कौन था जो चंपारण में उनको सपोर्ट किया? तो पहले तो राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा दोस्तों, ये इनका किसी का तीनों में जो ऑप्शन है, भी वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों कोई भी कहानी में नहीं है। बट राजेंद्र प्रसाद जी का नाम बिहार के मोतिहारी जिले में थे, और याद रखिएगा उस टाइम के वो बहुत ही बड़े वकील थे, कहानी में भी बताया गया है, एडवोकेट थे, ठीक है।
तो ये पहले थे जो महात्मा गांधी को सपोर्ट करने आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाता है दोस्तों, और इस चैप्टर से आखिरी क्वेश्चन कि व्हाट डिड द गांधी जी स्ट्रगल इन चंपारण सिग्निफाई। व्हाट डिड गांधी स्ट्रगल, गांधी जी क्या स्ट्रगल करते हैं जिससे चंपारण सिग्निफाई हो सके। सिग्निफाई हो सके मतलब चंपारण की प्रॉब्लम निकल के बाहर आ सके या उसको एक क्लियरिटी मिल सके, क्या उससे दर्शाया गया है। तो इसमें बताया गया द पावर ऑफ यूनिटी को, द नीड ऑफ एजुकेशन। पावर ऑफ यूनिटी मतलब एकता में बल को, और एजुकेशन की ज़रूरत को, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस अपने आप की महत्ता ये जानने को, और इम्पैक्ट ऑफ नॉन वायलेंस। इम्पैक्ट ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब बिना हल्ला गुल्ला किए, ठीक है, बिना हल्ला गुल्ला किए भी कोई भी आंदोलन को किया जा सकता है, ये इसके बारे में चलता है, मतलब ये कहानी में बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, चंपारण का ही कहानी हिस्ट्री में बताया जाता है। चंपारणी महात्मा गांधी को देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहला आइडिया चंपारण से ही आया था। कैसे, चंपारण जब हुआ, जब उसमें सक्सेस मिला, तब उन्होंने जाना कि बिना मतलब नॉन वायलेंस का भी हम लोग कोई भी काम को जीत सकते हैं। अहिंसावादी थे महात्मा गांधी, तो इस तरह से वो समझ सकते थे कि ऐसा कंट्री को क्यों नहीं गिराया जा सकता है, क्यों नहीं कंट्री को एक साथ जुट किया जा सकता है। जिससे हम लोग को देश को आज़ादी मिला, उसका कहीं ना कहीं जो बेस प्लान है वो चंपारण से ही आया था, चंपारण का ही आइडिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों, पोएट एंड पेनकेक्स रिटन बाय अशोक मित्रन। दूसरा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, पोएट मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि कवि होता है, ठीक है, बट पेन केक का मतलब खाने वाला केक नहीं है। इट इज़ अ मेकअप किट, एक तरह का मेकअप है, और ये मेकअप का इस्तेमाल किया जाता था पुरानी हीरोइन के मुंह में लगाने के लिए। बहुत ही पोचड़ा टाइप का होता था, ठीक है। पुराने ज़माने का कोई भी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट आप देखिएगा तो उसमें आपको फील होगा कि स्किन उन लोगों का कितना क्लियर दिखता है। चलो इनके राइटर कौन थे, तो अशोक मित्रन। अशोक का स्पेलिंग याद रख लीजिए दोस्तों, ये गलत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये वाला अशोक को जानते हैं लेकिन इसमें एच नहीं है, ठीक है। इसका नाम है पूरा अशोका मित्रन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस कहानी में पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द चिमनी स्टूडियो लोकेटेड। चिमनी स्टूडियो कहाँ लोकेटेड था, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो ये दोस्तों आपका कहाँ था लोकेटेड, चेन्नई में, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाता है, कहाँ था ये, चेन्नई में, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ चेन्नई, मैंने यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, व्हाट वाज द पेनकेक्स इन द पोएट एंड पेनकेक्स। पोएट और पेनकेक्स चैप्टर में पेनकेक्स क्या है, तो पेनकेक्स क्या है, एक काइंड ऑफ फूड, क्या ये खाने के कोई पदार्थ है, क्या ये कोई खाने का पदार्थ है, या मेकअप ब्रांड है, या फिल्म स्टूडियो है, या निक नेम ऑफ एक्टर है। तो ये याद रखिएगा, ये एक मेकअप ब्रांड है, ठीक है। मेकअप का बहुत बड़ा ब्रांड है, इसीलिए इसको पेनकेक्स बोला गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेकअप ब्रांड। चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन, हु वॉज द बॉस ऑफ जिमनी स्टूडियो। जिमनी स्टूडियो के बॉस कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन दिया सुब्बू, एस वासन, अशोक मित्रन या नरेटर। याद रखना है, क्या याद रखना है, एस जो थे, एस वासन, ये मेन उसके डायरेक्टर थे, मेन जो बॉस होते हैं, उसके नीचे काम करते थे कौन, अशोक मित्रन, जो इस कहानी के राइटर हैं, और वही ये बताते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा था, अशोक मित्रन। सुब्बू एक प्यून है, ठीक है, वो वहाँ पर काम करता, वो भी एक्टर बनने के लिए आया था, बट अभी सबको चाय वाय देता है, ये है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अशोक मित्रन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ इंग्लिशमैन हु विजिट द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में एक इंग्लिशमैन आया था, उसका प्रोफेशन क्या था, क्या वो डायरेक्टर था, पोएट था, राइटर था, या जर्नलिस्ट था। तो असल में वो एक बुक राइटर था, वो बुक लिखते थे, बुक में जगह जगह घूम घूम के वहाँ के बारे में, चीज़ों के बारे में लिखना उनका आदत था। तो वो एक राइटर थे, या एक बुक राइटर भी दिया रहेगा तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द बेस्ट एक्टर एट द जेमिनी स्टूडियो अकॉर्डिंग टू द नरेटर। नरेटर के अनुसार जो बेस्ट एक्टर था वो कौन था, तो वो थे सुब्बू,
ठीक है, कौन थे? सुब्बू। ठीक है, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यू से दोस्तों। अब ये चैप्टर के बाद मैं शायद एंडिंग कर दूंगा, या फिर 8वां चैप्टर के बाद एंडिंग कर दूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत लंबा है और वीडियो बहुत आपका लंबा हो जाएगा। देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, आपका चैप्टर 8 में ख़त्म कर दूंगा और 10 क्वेश्चन लेके उसके बाद सेकेंड पार्ट जो आऊँगा उस पोएम में लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आप भी बोर नहीं फील करेंगे और लंबा नहीं होगा वीडियो, आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ये पार्ट 1 आप समझ के रखिए कि ये पार्ट 1 हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, नेक्स्ट चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका द इंटरव्यू, और इसको लिखा है क्रिस्टोफर सेल्वेस्टर ने। ठीक है, इस राइटर, सभी के राइटर दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें भी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें अभी मैं बस राइटर के एक साइड लिख रहा हूँ, एक साइड उसको लिखूंगा, और कौन बुक से किस राइटर है वो भी लिख दूंगा, कि एक बार आप उसको देख भी लेंगे तो जैसे याद हो जाए। ठीक है, द क्रिस्टो सेल्वेस्टर के बारे में। ठीक है, चलिए क्या बोला है, द मेन, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू का मेन थीम क्या था? तो पहला ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो क्या हिस्ट्री रहा है, इंटरव्यू लेने का प्रथा कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बताया गया है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंटरव्यूज, इंटरव्यू देने वाला क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है इसके बारे में है। या द एथिक ऑफ द जर्नलिज्म, जर्नलिज्म करने का, पत्रकारिता करने का क्या एथिक्स होना चाहिए, क्या नियम है, उसके बारे में है। द इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने में क्या महत्व है, ये सब के बारे में। तो इसमें जो बताया गया दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू देने का जो कार्यक्रम है वो कब से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा उसका हिस्ट्री है इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें, वो हु वॉज द फेमस नॉवलिस्ट इंटरव्यू इन द चैप्टर, चैप्टर में जो फेमस नॉवलिस्ट है वो कौन है? तो उम्बर्तो इको है, या जॉर्ज ऑरवेल है, या विलियम वर्ड्सवर्थ है, या सलमा रुशिडाई है। तो इसमें है दोस्तों उम्बर्तो इको। ये जो रहते हैं ये एक प्रोफेसर रहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोफेसर रहते हैं, और इनको संडे प्रोफेसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमेशा जो कहानी लिखते थे वो संडे को अपना लिखते थे। बाकी दिन वो बिजी रहते थे अपने काम में, और संडे को ये फ्री होके बुक लिखते थे, और इनका बुक बहुत फेमस होता था, बहुत ज़्यादा बिकता था। ठीक है, तो अमृतो इको के ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है, हाउ डिड द अमृतो इको डिस्क्राइब हिज राइटिंग स्टाइल, वो राइटिंग स्टाइल को अपने कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फिलोसफिकल या एकेडमिकल, क्रिएटिव एंड ह्यूमरस, और लेजी एंड स्लो। अब वो बोलते हैं कि देखिए अमृतो इको जो है बेसिकली वो जो चीज़ है वो उनका कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, और ह्यूमरस होना चाहिए। क्रिएटिव रहेगा तो क्या होगा कि आदमी को थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि अब क्या ऐसा वाला। ठीक है, तो ये अमृतो को मानते थे, इसलिए इसका जो आंसर बन जाता है वो क्रिएटिव एंड ह्यूमरस होना चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो व्हाट वाज वन ऑफ इको बेस्ट सेलिंग नॉवलिस्ट, जो सबसे ज़्यादा बिका जाने वाला बुक था इको अमृतो का, वो कौन था? तो उसका पहला आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, द नेम ऑफ द रोज। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर का फर्स्ट 3 पैरा में या फिर बिफोर यू रीड में इसके बारे में बहुत अच्छा से चर्चा किया गया, बहुत ज़्यादा बिका है, और लास्ट का 3 पैरा पढ़िएगा तो उसमें इस बारे में चर्चा है। ठीक है, द नेम ऑफ द रोज। 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज द चैप्टर सजेस्ट अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यूज के बारे में चैप्टर क्या हम लोग को सजेस्ट करता है? दे आर एन वेलकम इंट्रूजन, क्या होता है कि ये एक अनवेलकम, जैसे इंटरव्यू कोई देता है तो क्या ये एक अनवेलकम मतलब किसी को बुला के बेइज्जती करने वाला इंट्रूजन है, या फिर दे हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, या इंटरव्यू लेने से हमें दूसरे लोगों के पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि वो असल में कैसे हैं। दे शुड बी बैंड, और इंटरव्यू को या तो बैंड कर देना चाहिए। दे आर द वेस्ट ऑफ टाइम, ये चौथा ऑप्शन है। इसका जो रियल है दोस्तों, हम लोग इंटरव्यू किसी के बारे में क्यों लेते हैं, इसका नाम ही क्या है? इंटर यानी अंदर, व्यू यानी आप जो बाहर से दिख रहे हैं उसके बारे में हमको नहीं जानना है,
हमको जानना है कि आपका बिहेवियर, आपको बात करने का तरीका, आपको सिचुएशन दिया जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे, दैट इज इंटरव्यू। तो बेसिकली हम किसी के पर्सनैलिटी के बारे में, किसी से व्यक्तित्व के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, इसी को इंटरव्यू बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर है दे हेल्प पीपुल अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। लोगों को समझने के लिए ही इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट चैप्टर दोस्तों, इसका लास्ट चैप्टर जो ये कहानी वाला है, अभी तक मैंने जितना भी बताया दोस्तों वो एक कहानी है। ठीक है, ये 8वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस रिटन बाय एयर बार्टन। ठीक है, गोइंग प्लेसेस में 2 कैरेक्टर है दोस्तों, एक का नाम है सोफी और एक का नाम है जानसी। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है। सोफी जो है वो फैंटेसी लिखती है, फैंटेसी लड़की है। फैंटेसी का मतलब होता है, फैंटेसी का मतलब होता है दोस्तों, एक मिनट, फैंटेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो जो इमेजिनरी लाइफ जीता है, मतलब ख्याली पुलाव, एकदम अपने अपने में सोच लेता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तब ऐसा कर देंगे, फिर इतना कमा लेंगे, फिर वहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा करके। क्योंकि सोफी जो है वो कम्प्लीटली क्या है, मतलब वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल लड़की नहीं है, वो पूरी तरह से एकदम इमेजिनरी लड़की है, फैंटेसी लड़की है। लेकिन वही जानसी जो है, जानसी एक प्रैक्टिकल लड़की है, उसको पता है कि इसके बाद क्या होगा। वो कभी उड़ती नहीं थी, वो सिंपल सा बस अपने जानती थी कि हम लोग इतना कर पाएंगे, इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो वो बैलेंस बोलती थी। तो जानसी इज ए प्रैक्टिकल, वेयर इज ए सोफी इज ए नॉन प्रैक्टिकल गर्ल और फैंटेसी गर्ल। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया व्हाट वाज द सोफी ड्रीम जॉब। सोफी का ड्रीम जॉब क्या था, फैशन डिजाइनर, डॉक्टर, शॉप असिस्टेंट या एक्टर। तो क्या बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। लेकिन आप जब कहानी में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वो एक्टर भी बनना चाहती है, वो फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है। वो मेरी क्विंटो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर रहती है, उसके जैसे बनना चाहती है, या फिर वो चाहती है कि एक बुटीक खोल ले, बैग का दुकान खोल ले। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो डे ड्रीम रहता है वो ख़त्म ही नहीं होता है सोफी का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन है वो है हु वॉज सोफी आइडल। सोफी का आइडल कौन था, सोफी किसको अपना आदर्श मानती थी। तो मोटिव स्टार, मूवी स्टार, ए साइंटिस्ट, ए फुटबॉलर, ए राइटर। तो वो अपना मोटिव किसको मानती थी, वो मोटिव था फुटबॉलर। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, अगर याद नहीं रहता है तो याद रखना है कि फुटबॉलर जो रहता है, और वो फुटबॉलर में भी किसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उसका नाम था डैनी कैसी, DANEY, डैनी CASEY, डैनी कैसी। ठीक है, डैनी कैसी एक फुटबॉलर रहता है। कहाँ का फुटबॉलर रहता है, तो आयरलैंड का एक फुटबॉलर रहता है। बहुत ही यंग और हैंडसम रहता है और बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाता है। उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है सोफी, उसको अपना आइडल मानती थी। ठीक है, चलिए 38 नंबर, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फुटबॉलर सोफी एडमायर। और सोफी किस तरह के फुटबॉलर से, उस फुटबॉलर का क्या नाम है जिससे वो बहुत ज़्यादा एडमायर थी। अभी मैंने नाम बताया, उसका नाम क्या था, डैनी कैसी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोलता है हु वॉज द सोफी क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर उसका सबसे क्लोजेस्ट कौन था। तो याद रखना है, सोफी को पूरा घर जानता था कि ये झूठ बोलते रहती है, मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहती है। तो उसके बाद को उतना कोई नहीं ध्यान देता था ना, उसका बहन, उसकी तो कोई बहन थी नहीं। ठीक है, उसका एक, उनके पापा उसको जानते थे एकदम नहीं, मतलब उसको वैल्यू करते थे। उसकी मम्मी भी सोफी को उतना वैल्यू नहीं करती थी। और एक भाई था जिसका नाम था डेरेक। ठीक है, डेरेक, वो भी उतना वैल्यू उसका नहीं करता था। तो उसका जो एक बड़ा भाई था जिसका नाम था जियोब, वो उसके बात को कभी कभी ध्यान देता था बट उतना नहीं। तो वही उसके सबसे ज़्यादा क्लोज था। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया हर ब्रदर जियोब। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। चलिए, आखिरी क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों कि व्हाट डज गोइंग प्लेसेस हाईलाइटेड। गोइंग प्लेसेस किस बात को हाईलाइट किया, क्या पता चलता है इससे। तो पहला प्रॉब्लम है, पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोला गया है क्या इसमें स्ट्रगल बताया गया है, स्ट्रगल ऑफ फेम। फेम को
मतलब फेम मतलब क्या होता है, नाम कमाने के लिए जो स्ट्रगल किया है उसके लिए। द इम्पैक्ट ऑफ डे ड्रीमर का क्या हालत होता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। डे ड्रीमर का मतलब ही होता है दोस्तों, डे ड्रीमर का मतलब दिन में एक सपना देखने वाला नहीं। डे ड्रीमर का मतलब होता है जो अपने में धुन में रहता है, अपने आप को सब कुछ मान लेता है वही लोग। तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है उसके बारे में। द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट क्या इम्पोर्टेंट क्या उसके बारे में। द रोल ऑफ द फैमिली, ये फैमिली के बारे में, फैमिली का क्या रोल है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें सारा खेल जो है दोस्तों वो किसके बारे में है, एक डे ड्रीमर के बारे में, जो है कौन है, सोफी है, उसके बारे में पूरा कहानी एक डे ड्रीमर की लड़की के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द इम्पैक्ट ऑफ डे ड्रीमर। तो दोस्तों आज का वीडियो तो यहीं तक है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो करेंगे माय मदर एट 66 बाय कमला दास। इसके बाद जितना भी जो आएगा दोस्तों वो सारा क्या रहेगा, पोएम रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, पोएम रहेगा, पोएम रहेगा। और अभी तक में जितना चैप्टर था फ्लेमिंगो का वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। इतने प्यार से इतनी देर तक हम लोगों से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह इस चैनल को बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, देखिए हम लोग दोस्तों मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और आप लोग नहीं भी सब्सक्राइब करेगा तो चलेगा। सब्सक्राइब क्यों करने बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्या पता है हम लोग को कि देखिए आप एक लाइक करते हैं तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट करते हैं, आपके अच्छे कमेंट जब हम लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। तब भी हम लोग ये चीज़ करने के लिए रेडी रहते हैं कि चलो भाई कमेंट है, बच्चा लोग का डिमांड है तो करना है। आप लोग ये फील करते होंगे दोस्तों कि आप लोग 10 बच्चे भी अगर कमेंट कर देते हैं, 15 बच्चे भी कि हाँ पे पढ़ना है, तो हम लोग एग्जाम के टाइम ये नहीं सोचते कि 10 बच्चा ही तो कमेंट किया है। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चा को जरूरत है तो देना है। और इस पर क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग के पास कोई लैपटॉप नहीं है दोस्तों, हम लोग मोबाइल से ही सारा एडिटिंग करते हैं। तो उसमें और टाइम लगता है, फिर रिकॉर्ड करना, फिर उसको थोड़ा एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब में टाइम लगता है दोस्तों। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हम लोग को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को ज़रूरत पड़ता है, तो बच्चों को ज़रूरत होता है। इसीलिए दोस्तों आप जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये फील तो ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे हम लोग के कंटेंट को पसंद तो कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में भेजिए जिससे ये ऐसे चलता रहे। अपना डीएस फैमिली है, आप लोग का दिया हुआ डीएस फैमिली है, डेप्थ स्टडी विद आशीष आप लोग हैं तब तक ही ये चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाइए, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सब वैसे बच्चों को मिल पाए जो बच्चे मतलब गरीब फैमिली से आते हैं, जो बच्चे मतलब डायरेक्ट नेट के अलावा कोई उसके पास सुविधा नहीं है। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए ज़्यादा है और कोई भी पढ़ सकता है दोस्तों। आप शेयर कीजिए, फ्री पीडीएफ है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आपका टेलीग्राम से। टेलीग्राम का चैनल में आप लिखिए डेप्थ स्टडी विद आशीष तो आपको क्लियरली मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।